फिजिकल क्वांटिटी, अच्छे से सुनना बेटा, जो क्वांटिटी फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। दोबारा से सुने, जो क्वांटिटी फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच लें सर जो यहाँ पे चैप्टर्स में यूज हो रही है वो फिजिकल क्वांटिटी है, भाई जो फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर रही है वही चैप्टर्स में यूज हो रही है, तो उन सभी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब सुने, फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इस वेक्टर वाले चैप्टर में हम बात करेंगे डायरेक्शन के बेसिस पे, कि डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी है उसको 3 टाइप से डिफाइन किया जाता है। दोबारा से सुने मेरी बात, मैंने आपको बोला फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी बेटा जो फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करती है, पहले डेफिनेशन क्लियर होगी। फिर मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सा होता है बेटा, एक तो आता है स्केलर, एक आता है वेक्टर और तीसरा आता है टेंसर। दोबारा से सुने, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तीनों के बारे में मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। बात क्लियर हो गई। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इन तीनों के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ऑन द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे 3 टाइप बेटा, कौन कौन से, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ठीक है। स्केलर क्या होता है आपको जनरली पता होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, देखो डेफिनेशन को बहुत छोटा बनाना है कि मैं इजीली याद रखूं और लंबे टाइम तक याद रख सकूं। वो कैसे याद रख सकता हूं, एक तो मेरी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए पहली बात, और एक क्या होनी चाहिए, छोटी लैंग्वेज होनी चाहिए कि मैं उसको इजीली क्या कर सकूं बेटा, आराम से याद रख सकूं। तो ऐसे डेफिनेशन बनानी है, तो उसको सुनो बेटा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है, यूनिट चाहिए होती है, और साथ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैग्नीट्यूड होना चाहिए बेटा, और उसके पास यूनिट होनी चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए बेटा, उसके पास नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगी उसके पास। तो 3 इन पॉइंट से हमने क्या क्लियर कर दिया बेटा, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर कर दी है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, पहली बात। फिर इसने एक चीज और बोला बेटा, इसने बोला एडिशन ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कि स्केलर जो क्वांटिटी होती है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हम किसके थ्रू करते हैं बेटा, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। अब ये सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा आपको आते हैं, आपने 10th क्लास तक जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ा है वो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा ही है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना किसके थ्रू करेंगे बेटा, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। अच्छा ये क्यों बता रहे हो, पता ही है हमें, तो ये इसलिए बताया जा रहा बेटा कि जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से नहीं करते हैं, उसके नए रूल होते हैं, उन्हीं को हम वेक्टर लॉज बोलते हैं। वो आएंगे बेटा, धीरे धीरे उनके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, मैं एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि आपको क्लियरिटी आ जाए। मान लो मैंने एक कंटेनर अज्यूम कर लिया बेटा, इस कंटेनर में मैंने बोला पहले से 5 kg क्या है, कोई भी लिक्विड रखा हुआ है, पहले से 5 kg कोई लिक्विड रखा। अब मान लो इसमें मैंने 2 kg और एंटर करवा दिया, टोटल मास कितना हो गया, हाँ बेटा, साथ साथ में रेस्पॉन्स जरूर करना है ना लगा हुआ सर 7 kg। बिल्कुल बिल्कुल आरती बेटा, बिल्कुल 7 kg आएगा। अच्छा ये आपने कैसे किया, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, 5 + 2 7 आ गया बेटा। अगर मान लो मैंने इससे 4 kg बाहर निकाल दिया, कितना आएगा, रिमेनिंग कितना है, 3 kg। बिल्कुल बेटा 3 kg आएगा। आपने 7 kg से बाहर 4 kg निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा, 3 kg हो जाएगा। ये आपने सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से सोल्व किया। ये जो रूल्स है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या एप्लीकेबल होता है बेटा, ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी तो छोटी सी बात कर रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्केलर क्वांटिटी जो है उसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, पहला मुझे मैग्नीट्यूड, दूसरा मुझे यूनिट, तीसरा उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। उन क्वांटिटी को मैं स्केलर क्वांटिटी बोलता हूं। आपके पास एग्जांपल की फॉर्म में बेटा पहला एग्जांपल है मास, स्पीड, वॉल्यूम, डिस्टेंस, डेंसिटी, टाइम और टेम्परेचर। ये सारी ऐसी क्वांटिटी हैं, ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटी है बेटा, इनको डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, विदाउट डायरेक्शन यूज होंगी बेटा सारी क्वांटिटी। आप देख सकते हो इस कंटेनर के अंदर आपने जो मास एंटर किया है बेटा, इस कंटेनर के अंदर आपने जो मास एंटर करवाया है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। आप कैसे भी उसको एंटर करो, हमेशा फाइनल जो रिजल्ट आना है वो 7 kg आना है। मतलब ये जो मास है ये किस पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं एक बार बैक स्लाइड पे वापस से आ रहा हूँ। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हमेशा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल जो भी क्वांटिटी होती है उसको हमेशा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है,
और ये यूनिट क्या होती है इसके बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए। मान लो मैंने फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में मास ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 5 kg। अब ये जो 5 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी से बताइए। 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा बेटा यहाँ पे? आपको रेस्पॉन्स करते हुए रहना है, नहीं आए तब भी रेस्पॉन्स कर रहा है कि सर नहीं आ रहा, आप बताइए। हाँ बेटा, अंजलि, आरती, नैन्सी। सर नहीं पता। ओके सुनो यहाँ पे, अब सुनो बेटा, मैंने एग्जांपल लिया मास, मास इज इक्वल टू 5 kg। ये जो 5 लिखा हुआ ना बेटा, इस 5 को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं हमेशा। आपने वर्ड तो सुन लिया मैग्नीट्यूड, पर किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये 5 है वो मैग्नीट्यूड है। इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा ये जो केजी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला इस यूनिट को मैं हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो स्मॉल एन है, सॉरी ये जो यूनिट है बेटा, इसको मैं हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये जो मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको मैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करूंगा। अब एक बात मेरी यहाँ पे सुनना कि ये जो एन और यू का मल्टीप्लीकेशन होता है ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का n इंटू यू का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। n क्या बेटा यहाँ पे? न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड। u क्या बेटा यहाँ पे? यूनिट है। सर कोई एग्जांपल है आपके पास? मैंने बोला बिल्कुल है, वो एग्जांपल देखिए। मैंने लिया मास इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है 5 kg। अच्छा मैंने इसको ग्राम में चेंज कर दिया, बताओ बेटा क्या आएगा? 5 को ग्राम में, 5 kg को ग्राम में 5000 जी। बिल्कुल बेटा 5000 kg, 5000 ग्राम आ गया बेटा। 5 kg को आपने ग्राम में चेंज कर दिया, 5000 ग्राम आ गया। अच्छा एक बात बता सकते हो, छोटी सी, एक छोटी सी बात बता सकते हो, यहाँ पे 5 बड़ा कि 5000? ये तो सिंपल सा सवाल था। सर दोनों ही होंगे। मैंने सिर्फ 5 की बात की, यूनिट मैंने नहीं लगाई है। मैंने सिर्फ बोला कि 5 ग्रेटर है कि 5000 ग्रेटर है। सर 5000। 5000 बिल्कुल बेटा 5000 है, ये वैल्यू ग्रेटर है। अच्छा आपने अभी अभी तो बोला था कि एन और यू का मल्टीप्लीकेशन वो तो कांस्टेंट होता है, तो मैंने अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूँ कि एन और यू का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब 5 kg जो है वो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 5 kg का मल्टीप्लीकेशन, तो सुनो बेटा अगर मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो यूनिट का कैडर क्या होगा बेटा? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? सर एक बार रिपीट करना। एक बार सुनो यहाँ पे। ओके ओके दोबारा से मैं एक बार बात बोल रहा हूँ, सुनो यहाँ पे। मैंने बोला कि 6 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना बेटा? 12 है, ठीक है। अच्छा मैंने इस वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, इस वैल्यू को मैंने 4 बना दिया, तो इस वैल्यू में क्या होगा? इंक्रीमेंट आ गया। इसको मैंने 3 बना दिया, अब भी मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन 12 आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपने 6 की वैल्यू को डिक्रीज किया तो 2 की वैल्यू में क्या हुआ? इंक्रीमेंट आया है। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन कितना रखना है? हमेशा 12 रखना है। यहां सुनो अब मेरी बात, यहाँ पे मेरी बात सुनो। अगर आपने 5 में इंक्रीमेंट किया और 5000 बना दिया तो मास, सॉरी जो यूनिट है केजी, वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ग्राम में। तो ये ग्राम क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की, ये डिक्रीज हुआ है। तो अगर आपको कोई ये पूछता है कि केजी बड़ी यूनिट है कि ग्राम बड़ी यूनिट है, तो आप क्या बोलोगे उसको? सर केजी। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही आंसर किया, केजी बड़ी यूनिट है। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में क्या है कि मिसकंसेप्शन आ जाता है, ऐसे सोचने लग जाते हैं कि केजी है वो ऐसा यूनिट है। आपको पता है ऐसा ही और सीजीएस के बारे में? यस या नो? क्या सर? ऐसा यूनिट्स और सीजीएस यूनिट के बारे में पता है? जो पहला चैप्टर है अपने उसका फिजिक्स का। यस सर। हाँ तो ये जो केजी है वो कैसी यूनिट है, ऐसा ही कि सीजीएस? सीजीएस। अरे केजी सीजीएस यूनिट है? सर सोचो ऐसा बेटा, ऐसा यूनिट है बेटा, ऐसा यूनिट है। ग्राम कैसी यूनिट है बेटा? ग्राम हाँ बेटा बोलो जल्दी से रिस्पॉन्स करो, ग्राम कैसी यूनिट है? सीजीएस की ऐसा ही?
अरे ग्राम जो है वो सीजीएस यूनिट है बेटा, और जो एस केजी है वो एसआई यूनिट है ना। तो हमें सिर्फ ये पता करना है यहाँ पे कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी यूनिट छोटी है। तो मैंने बोला अब मैं 5 और 5000 को देख के तो बता सकता हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैंने बोला उसके साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, अगर कम वैल्यू है तो यूनिट बड़ी होगी, अगर वैल्यू बड़ी है तो यूनिट क्या होगी बेटा, छोटी होगी। तो मैं इस हिसाब से बता सकता हूँ कि कौन सी यूनिट बड़ी होगी और कौन सी यूनिट छोटी होगी। सॉरी सॉरी, ठीक है। इस हिसाब से हमने क्या किया, कुछ और एग्जांपल उठा लिए। और एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने ले लिया बेटा वेलोसिटी, स्पीड ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे स्पीड ले लिया बेटा, स्पीड को मैंने लिख दिया यहाँ पे, स्पीड को मैंने लिख दिया 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दूं, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है? इंक्रीमेंट। बिल्कुल बेटा। अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू में इंक्रीमेंट आया तो यूनिट क्या होगी, डिक्रीज। बिल्कुल बेटा। इन जो न्यूमेरिकल सॉरी जो यूनिट है वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे तो वैल्यू 2 था और यहाँ पे कितना होगा बेटा 200। यहाँ पे वैल्यू 2 था और यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 200। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में तो क्या हुआ बेटा, इंक्रीमेंट हुआ, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। बेटा अपने आप को म्यूट करो जिसमें ये बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हाँ देखो बेटा आगे ये बात होगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी की। आपको याद रखना है फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड यूनिट, मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम क्या बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या होती है, इस 5 को हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये साथ में जो लिखा हो रहता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिट होता है। अब आ जाओ वापस से, स्केलर क्वांटिटी की बात हम कर चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए और क्या चाहिए बेटा साथ में, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए किसी टाइप की, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा इसी के साथ में वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोबारा से सुने छोटी सी डेफिनेशन। वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की पिक्चर दिमाग में बननी चाहिए, क्या था अभी मैंने एग्जांपल लिया था 5 kg, 5 जो था वो मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड। उसके साथ में मुझे यूनिट भी चाहिए, उसके साथ में मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन रखेगी साथ में। और फोर्थ पॉइंट बेटा ये वेक्टर लॉज को भी फॉलो करेगा। अब ये वेक्टर लॉज क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, सिर्फ अभी नाम याद रखना है कि वेक्टर के कुछ लॉज होते हैं। वो किस तरीके के होते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लॉज होते हैं। उनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अभी भी एक पॉइंट बताया था आपको कि स्केलर क्वांटिटी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कहां से होता है बेटा, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। पर ये जो सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा है ये किस में एप्लीकेबल नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के खुद अलग से रूल होते हैं जिनको वेक्टर लॉज बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या क्या पॉइंट बना लिया बेटा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। साथ साथ में क्या होना चाहिए बेटा, चौथा पॉइंट वेक्टर लॉज को फॉलो करना चाहिए। 4 पॉइंट खत्म हो गए, 4 पॉइंट याद हो गए, वेक्टर क्वांटिटी खत्म हो गया। देखो बेटा एग्जांपल क्या क्या होते हैं। पहला एग्जांपल आता है स्केलर सॉरी एक्सेलरेशन। दूसरा एग्जांपल बेटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और फोर्स। ये सारे के सारे कैसे एग्जांपल होते हैं बेटा, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होते हैं। सबके पास डायरेक्शन होती है, सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, वेक्टर लॉज को फॉलो करते हैं। अच्छा आपको कुछ एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कोई कार है यहाँ पे, ठीक है। इस कार पे 2% क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। 2% फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पहला वाला फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। दूसरा वाला भी फोर्स लगा रहा है बेटा 10 न्यूटन। एक मिनट, हाँ दूसरा वाला भी फोर्स कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। अच्छा बताओ बेटा कि कार के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया है कि कार के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा ना, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा बेटा, 20 न्यूटन आएगा। तो मैंने लिख दिया 20 न्यूटन, ये आपका 20 न्यूटन फोर्स आ गया। अच्छा एक और आंसर करे बेटा, मैंने इसी कार को वापस से ले लिया बेटा, इसी कार को मैंने वापस से अज्यूम कर लिया। मुझे एक बात बताना है यहाँ पे छोटी सी, देखो 1% इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी इधर लगा रहा है। अच्छा मैंने एक की डायरेक्शन चेंज कर दी, एक की डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी, तो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे एक बंदा जो फोर्स है वो तो पहले वाली डायरेक्शन में ही लगा रहा है, पर दूसरे वाले ने क्या किया बेटा, अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लग गया। बताओ नेट फोर्स कितना होगा कार के ऊपर, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा बेटा, 0 फोर्स आएगा। नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अरे एक बात बताओ, ये ऐसा ये जो तुमने एडिशन किया बेटा, जो तुमने आंसर किया ये बिल्कुल सही है,
ये बिल्कुल सही आंसर है कि यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। किस वजह से आए ये? देखो डायरेक्शन बदली है मैंने, ना तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही मैंने यूनिट चेंज की। मैग्नीट्यूड भी सेम और यूनिट भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या चेंज किया बेटा? डायरेक्शन को अपोजिट किया। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया बेटा? डायरेक्शन को अपोजिट किया। और डायरेक्शन को अपोजिट करते ही कहाँ 20 न्यूटन आ रहा था, कहाँ 0 न्यूटन आने लग गया। समझ में आ रहा है कि बेटा? अरे ये बात समझ में आई तुम्हें? हाँ, तो देखो कितना बड़ा फर्क पड़ता है डायरेक्शन का। इसका मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, और इसी एडिशन को हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अभी आता नहीं हमें, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, तो हमने क्या कर दिया बेटा? डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया, क्योंकि पता होता है ये चीज तो पता होती है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे जुड़ जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या था बेटा? ये सिंपल रूल था, तो हमने पहले से पता था कि ये रिजल्ट आना है, और इसको हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन। आगे आएगा धीरे धीरे, और भी डिटेल में बात करेंगे। अब देखो थर्ड क्वांटिटी आती है बेटा, टेंसर क्वांटिटी। अब ये क्या होती है? देखो आपने सबसे पहले स्केलर पढ़ा, स्केलर में आपने क्या सीखा बेटा? स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। वेक्टर के पास बेटा मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करने चाहिए। 4 पॉइंट है। टेंसर पे आ जाओ वापस से। टेंसर के पास बेटा मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगी, ठीक है? आप नोटिस कर रहे हो कि ये मैग्नीट्यूड और यूनिट तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास है, ठीक है? पर टेंसर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन भी होगी। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन भी रखेगी टेंसर क्वांटिटी, पर क्या नहीं करेगी बेटा? वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी। चौथा पॉइंट, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी। वेक्टर लॉ को फॉलो कौन कर रहा था? वेक्टर क्वांटिटी कर रही थी। टेंसर क्वांटिटी क्या नहीं करेगी बेटा? सिर्फ और सिर्फ वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी, बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा, ये वेक्टर के लॉ क्या थे? वेक्टर के लॉ थे वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने वाले, जो आपने अभी अभी एग्जांपल उठाया था। आपने जो अभी अभी एग्जांपल उठाया था, यहां से ये जो आप एडिशन कर रहे हो ना, ये वेक्टर एडिशन है। यहाँ पे जो आप एडिशन कर रहे हो ना, ये वेक्टर एडिशन। आप डायरेक्शन के साथ ऐड कर रहे हो इन दोनों को, ठीक है? ऐसा काम किसके साथ नहीं होता है? टेंसर के साथ। तो टेंसर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? जैसे स्केलर क्वांटिटी का होता है। स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं? सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। तो टेंसर को भी कैसे ऐड करेंगे बेटा? सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। टेंसर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बेटा? सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा। अब सुने मेरी एक बात, अब इसके जो एग्जांपल होते हैं वो आता बेटा स्ट्रेस। अब ये ऐसा मत सोच लेना कि आपके दिमाग में जो स्ट्रेस आती रहती है वो स्ट्रेस है, वो नहीं है, ठीक है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे, ये आएगा, ठीक है? अभी 11th क्लास में, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं इसके बारे में कोई भी, ठीक है? स्ट्रेन आएगा बेटा, स्ट्रेन के बारे में भी डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में भी हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है। ये सिर्फ नाम याद रखने हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आएंगी। हमें डिस्कशन किस पे करना है? करंट पे। करंट पता है बेटा? सभी बच्चों को करंट पता है? क्या होती है करंट? बताओ, 10th क्लास में पढ़ के आए हो? फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल बेटा, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बोला आरती, बिल्कुल सही आंसर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है? उसी की वजह से क्या हो रहा है? बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है ना, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, वो उसी की वजह से चल रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रही है वायर से। अच्छा, उसका आंसर आप कर सकते हो। तो मैं इस एग्जांपल का एक एग्जांपल उठा रहा हूं, इस करंट का एक एग्जांपल उठा रहा हूं कि आपको क्लियरिटी हो जाए। देखो, मैंने एक वायर लिया, इसमें करंट जा रही है बेटा 20 एम्पियर। करंट कितनी, सॉरी 10 एम्पियर करंट जा रही है। एक और वायर है, उसमें भी करंट कितनी जा रही है बेटा? 10 एम्पियर। अब मैंने आपसे पूछा कि इस वायर से कितनी करंट पास करेगी? 20 एम्पियर। बिल्कुल नैन्सी, बिल्कुल सही आंसर किया है, 20 एम्पियर। एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे सभी बच्चे एक आंसर करें, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। बिल्कुल, और यूनिट है एम्पियर। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या है? इस करंट की डायरेक्शन? बोला सर हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट जा रही है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट जा रही है। इसकी डायरेक्शन बताओ? लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। अब एक बार पीछे वाले एग्जांपल पे आ जाओ। देखो, मैं एग्जांपल्स में क्या करवा रहा हूं बेटा? आपको रिलेशन क्रिएट करवा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, दिमाग में पिक्चर बनने लग जाए। इधर देखो, इस कार पे 2 फोर्स लग रहे हैं। देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन सेम की अपोजिट? हाँ भाई, दोनों की डायरेक्शन सेम की अपोजिट? सेम डायरेक्शन। अच्छा, सेम डायरेक्शन है, रिजल्ट कितना है बेटा? 20 न्यूटन। सेम डायरेक्शन है, रिजल्ट कितना है? 20 न्यूटन। अब आ जाओ अपने वाले एग्जांपल पे, सेम डायरेक्शन है दोनों की, रिजल्ट कितना है? 20 एम्पियर आया है,
ठीक है। अब आ जाओ बेटा, मैंने क्या किया, एक वायर को तो सेम रखा, दूसरे वायर को क्या कर दिया, यहां से उठा के उल्टा कर दिया। तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस वायर को मैंने सेम रखा, करंट अभी भी 10 एम्पियर आ रही है, इस दूसरे वाले वायर को मैंने क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया इस तरफ, तो यहाँ पे करंट कितनी आ रही है, अभी भी 10 एम्पियर आ रही है। मैंने आपसे बोला अब इस वायर में कितनी करंट जाएगी, सर 20। बिल्कुल 20 बेटा 20 एम्पियर। एम्पियर जाएगी, बिल्कुल 20 एम्पियर जाएगी, बिल्कुल सही आंसर किया बेटा, 20 एम्पियर ही जाएगी। अच्छा एक बात बता दो अभी यहाँ पे, इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास भी डायरेक्शन है, इसका रिजल्ट सेम डायरेक्शन में थे 20 आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन करते कितना आने लग गया बेटा, 0 आने लग गया। ऐसा यहाँ तो नहीं हुआ, ऐसा यहाँ तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, अनीशा बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, अनीशा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल कट रही है आवाज तुम्हारी। देखो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, तो बोल ही नहीं रही। इधर देखो बेटा, मैं बता देता हूँ, इधर डायरेक्शन सेम है, 20 एम्पियर आ रहा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट कर दी, अब भी 20 एम्पियर आ रहा है। क्यों 20 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि ये टेंसर क्वांटिटी है, और टेंसर क्वांटिटी का एडिशन कभी भी डायरेक्शन के साथ नहीं होता। ये भी क्या फॉलो करता है बेटा, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ये भी किसको फॉलो करता है, सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। यहाँ पे क्या नहीं होता, डायरेक्शन के साथ एडिशन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन के साथ एडिशन होता है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ एडिशन होता है, इसलिए रिजल्ट कितना आया था बेटा 0। पर यहाँ पे डायरेक्शन के साथ एडिशन नहीं होता, डायरेक्ट एडिशन होता है। 10 + 10 20 आ गया, ये कौन बोलता है, अलजेब्रा बोलता है। तो इसका एडिशन भी कैसे होता है, अलजेब्रा से होता है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या डिस्कशन किया, हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी देखी, क्या होती है, जो फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं। फिर हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की, बोला 3 टाइप की। पहला कौन आया था बेटा, स्केलर। स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगी और नो डायरेक्शन, खत्म इसकी बात। फिर हमने बोला वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगी, डायरेक्शन होगी, पर वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, खत्म इसका बात। फिर हमने बोला टेंसर। टेंसर क्या होती है बेटा, टेंसर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड रखेगी, यूनिट रखेगी, डायरेक्शन रखेगी, पर किसको फॉलो नहीं करेगी, वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करेगी। तो मतलब किसको फॉलो कर रही है, अलजेब्रा के रूल को फॉलो कर रही है। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने टेंसर से रिलेटेड, और ये तीनों डेफिनेशन क्लियर होगी, स्केलर, वेक्टर और टेंसर की। क्लियर होगी बात सभी बच्चों को, यस या नो? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब चलते बेटा आगे। अब सुनो यहाँ पे, अब हमने बात कर ली यहाँ पे, अब पूरे चैप्टर के अंदर वेक्टर के बारे में डिस्कशन होगा, स्केलर और टेंसर से हमें कोई लेना देना नहीं। अब हमने जो सीखना था स्केलर और टेंसर से रिलेटेड वो सीख लिया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे बेटा वेक्टर क्वांटिटी की। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और उसके पास यूनिट भी है, और उसके पास डायरेक्शन भी है, और उसके वेक्टर के लॉज भी हैं। तो इन चारों पॉइंट के बारे में मुझे डिटेल से डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। पहला रिप्रेजेंटेशन बेटा सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने अभी अभी लिखा था बेटा फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैंने लिखा फोर्स वेक्टर। कैसे लिखेंगे बेटा इसको, बोला फोर्स का सिंबल एफ होता है, फोर्स का जो सिंबल एफ होता है इसके ऊपर क्या लगा दो बेटा, एरो लगा दो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर आप कोई अच्छी बुक सोल्व करते हो बेटा, उसके अंदर क्या लिखा रहता है, बोल्ड लेटर्स में अगर कोई वर्ड लिख दिया तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एफ को बोल्ड लेटर में लिख दिया तो ये भी फोर्स वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो तरीके होते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी वेक्टर, या तो बोल्ड लेटर में लिख दो या फिर उसके ऊपर एरो का साइन लगा दो, ठीक है। 99% इंडियन ऑथर की जो भी बुक होती है उसमें यही लिखा रहेगा, ठीक है। कोई अच्छी बुक सोल्व करते हो, फॉरेन राइटर की बुक है, उसमें ये भी मिल सकता है आपको, बोल्ड लेटर्स में भी मिल सकता है। ये बात खत्म हो गई सिंबॉलिक फॉर्म की। ग्राफिकल फॉर्म पे आते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म से किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका तरीका बेटा एरो बना दो, क्या कर देते हैं, एरो बना देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मुझे 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है, और ये जो 20 न्यूटन है ये कौन सी डायरेक्शन में बेटा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के अंदर है। तो मैंने बोला लेफ्ट टू राइट क्या कर दो बेटा, एक एरो बना दो, लेफ्ट टू राइट क्या कर दो बेटा, एक एरो बना दो। अब देखो इस एरो के अंदर ये वाला जो बैक पोर्शन होता है इसको टेल बोलते हैं बेटा, और आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको हेड बोलते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा, टेल टू हेड,
टेल टू हेड, जो किधर की तरफ है बेटा, लेफ्ट टू राइट है, तो ये एरो की डायरेक्शन होगी। एरो की डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, कितना बड़ा एरो बनाऊं, ये कैसे पता लगेगा बेटा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही बड़ा आपको एरो बनाना है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। और मैग्नीट्यूड का जो दूसरा नाम था वो हमने क्या बोला था बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये हो गया बेटा। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट करने का तरीका है एरो बनाना। ठीक है, अब छोटा सा आंसर करेंगे सभी बच्चे। अच्छा, अगर मैंने आपको ये बोला कि 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, मैं आपको ये बोलता कि 20 सेंटीमीटर का एरो बनाओ, तो आप बना सकते हो बेटा? यस या नो? यस सर। अच्छा, Yes, sir. बिल्कुल Yes, ये बना sir. सकते हो। 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे और फिर उसको एरो में कन्वर्ट कर दिया, ये 20 सेंटीमीटर का एरो हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 20 न्यूटन का क्या बनाओ बेटा, एरो बनाओ, बना सकते हो? रेस्पॉन्स करना है, मैंने आपको पहले बोला है। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तुम्हें? सर नहीं आता। ओके बेटा, देखो इसको कैसे बनाते हैं। 10th क्लास जब आप पढ़ते हो या उससे पहले भी, आपने कभी ग्राफ पेपर बनाया? ग्राफ, यस सर। ग्राफ, बिल्कुल ग्राफ पेपर यूज किए सभी बच्चों ने, ग्राफ पेपर। यस सर। यस बिल्कुल। सर। ग्राफ पेपर में जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो आप क्या यूज करते हो, मैं याद दिला देता हूँ आप क्या करते हो वहां पे। आपको अगर 10 सेंटीमीटर लेना होता है तो आप बोलते हो 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, स्केल यूज करते हो वहां पे, याद है कुछ ऐसा? यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो ऐसा ही काम Yes, यहाँ sir. पे करना है, ऐसा ही काम यहाँ पे करना है। अरे मैं न्यूटन को कभी भी लाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, पर मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ ना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने स्केल में अज्यूम कर ली बेटा। अब बताओ, अगर मुझे 10 न्यूटन की वो लाइन खींचनी है या एरो बनाना है तो क्या करूंगा? 10 सेंटीमीटर का एरो बना दो। बिल्कुल बेटा, 20 सेंटीमीटर का। अगर मैंने 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया तो 20 न्यूटन के लिए क्या करूंगा बेटा, 20 सेंटीमीटर का एरो बना दूंगा। बताओ, अगर सर मुझे 20 Newton 25, is equals to 20 centimeter. बिल्कुल बेटा, अगर मुझे 25 का बनाना हो तो? सर 25 Newton is equals to 25 centimeter. बिल्कुल सही आंसर किया, पर एक बात जरूर याद रखनी है यहाँ पे कि अगर आपने 20 न्यूटन का ये बनाया तो 25 इससे क्या आएगा बेटा, ग्रेटर आएगा। तो मुझे इस एरो को देख के भी पहचानना होता है हमेशा। काफी बार ऐसा होता है कि एरो को देख के पहचानना होता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। अब देखो, ये मान लो ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। किसी ने मुझसे पूछा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मैंने बोल दिया कि जिसका एरो बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो F2 वाला जो एरो वो ग्रेटर है किससे बेटा, F1 वाले से। तो इन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ग्रेटर है बेटा, F2 का ग्रेटर। किसी ने बोला डायरेक्शन बताओ दोनों की, तो आपने बोला सर डायरेक्शन जो है वो दोनों की लेफ्ट टू राइट है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या बेटा, लेफ्ट टू राइट है। अब सुनो यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, पहला सिंबॉलिक, सिंबल ये है। ठीक है, दूसरा तरीका बेटा ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में मतलब आपको एरो बनाना है हमेशा, आपको हमेशा क्या करना बेटा, एरो बनाना है। अब सुने मेरी बात, और एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया कि मेरे पास एक फोर्स है वो 20 न्यूटन का है और उसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 20 न्यूटन। तो आपको पता है बेटा, जब भी मैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बनाता हूँ वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये तरीका होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना बेटा, बोला सर एरो बना दूंगा मैं, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। कितने का बनाना है, 20 न्यूटन का। पर आपको एक बात पता है कि 20 न्यूटन का एरो नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे बेटा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपने एज्यूम कर लिया। तो कितने सेंटीमीटर का एरो बनाओगे ईस्ट डायरेक्शन में? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। Sir 20 centimeter. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया, 20 सेंटीमीटर का आपने एरो बना दिया। ये जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये जरूरी है कि मैं 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानूं? No sir. नो सर। कोई भी मान सकते हो, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से क्या करें, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ग्राफ पेपर में करते थे, आपको अगर बड़ा ग्राफ पेपर मिला तो आप स्केल बड़ी अज्यूम कर लेते थे, छोटा ग्राफ पेपर मिला तो आप स्केल छोटी अज्यूम कर लेते थे, वो आप पे डिपेंड करता था। ये बात क्लियर है? Yes sir. आगे आ जाओ बेटा, अब आया है अगला पॉइंट, डायरेक्शन सेंस। देखो अगला पॉइंट है बेटा डायरेक्शन सेंस। हाँ, डायरेक्शन सेंस देखो बेटा, डायरेक्शन सेंस कैसे लिखते हैं, मैंने आपको अभी भी बोला कि सारी चर्चा हम वेक्टर पे करेंगे अब।
अब डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बना रहा हूँ वापस से। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन कौन सी बेटा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट। ठीक है, अब मुझे कुछ फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब सुनो बेटा मेरी बात, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वेक्टर इज इक्वल टू सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ में कौन आता है बेटा, यूनिट आती है, और फिर क्या करना बेटा, कॉमा लगा के डायरेक्शन लिखनी होती है। ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमेशा। दोबारा से सुने, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट आएगी, कोमा लगा के डायरेक्शन लिखनी है। अब बेटा मैं कुछ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो सुने बेटा। यहाँ पे सबसे पहला वेक्टर है F1, इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 20 न्यूटन। ठीक है, इधर की तरफ एक फोर्स है, ये है F2, इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 30 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स है बेटा इधर की तरफ F3, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा मैंने ले लिया 25 न्यूटन, और ये यहाँ से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, मुझे इनको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैंने बोला F1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा। F1 वेक्टर का मतलब एरो का साइन लगा दिया F1 के ऊपर। कैसे लिखूंगा बेटा, बोला सबसे पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट आनी चाहिए, कोमा लगा के उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कीजिए बेटा ईस्ट। ये होता है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, इसी तरीके से बताओ बेटा F2 को क्या लिखूंगा, 30 न्यूटन न्यूटन बिल्कुल बेटा 30 न्यूटन लिखना है, और फिर कोमा लगा के डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन कौन से बेटा, बोला नॉर्थ के अंदर लग रहा है, तो मैंने लिख दिया 30 न्यूटन कोमा लगा के डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कौन से बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन है। अच्छा बच्चों देखो F3 को देखो एक बार, और F3 वेक्टर को बताओ कैसे लिखूंगा। सर F3 में डायरेक्शन कौन सी होगी? बस यही तो सिखाना है बेटा, यही तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखो किस किस के बीच में आ रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, इस डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर मैं वेस्ट साउथ लिख दूंगा, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लिखते, इसका भी एग्जांपल है, सॉरी इसका भी आंसर है, वो बाद में करूंगा, पर उसको बाद में समझेंगे। पहले F3 को देखो लिखेंगे कैसे। अनीशा यादव, अच्छा एक बात पहले ये सुने बेटा, किसी भी बच्चे को बार बार में बोल के बोला नहीं जाएगा कि अपना आपको अनम्यूट करे, म्यूट करे, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। मैं तो डिस्टर्ब होते होता हूँ, बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। सॉरी सर। है ना, जिसको क्लास नहीं लेनी तो वो वैसे लीव कर सकता, कोई जरूरी नहीं है, है ना। सर ने एक बात पॉइंट करके बोली थी कि कोई भी सीरियस बच्चा हो उसी को क्या करना है, लिंक शेयर करना है, सभी बच्चों को नहीं करना। ठीक है, जिसको पढ़ना ही नहीं है उसको क्यों करना, वो वैसे पढ़ के क्या नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं उससे, तो पढ़ो बेटा। अच्छा अगर पढ़ना है तो ठीक है। देखो बेटा अब वापस से किसी का बैकग्राउंड नॉइस नहीं आना चाहिए, जब मैं पूछूं तब आपको अपने आप को अनम्यूट करके क्या करना, आंसर करना होता है। ठीक है, हमेशा अनम्यूट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। अब सुनो बेटा, यहाँ पे अगर मुझे F3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना बेटा, बोला 25 है। ठीक है, यूनिट कितनी है बेटा, बोला न्यूटन है, कॉमा लगा के डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को देखो, इस डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, अच्छे से समझना है इस डायरेक्शन को। ये जो वेक्टर है वो वेस्ट से एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, वेस्ट के साथ थीटा डिग्री का। किसकी तरफ बना रहा है, किसकी तरफ बना रहा है, साउथ की तरफ। बिल्कुल सही बोला, साउथ की तरफ बना रहा है बेटा, क्योंकि ये वेस्ट से थीटा डिग्री एंगल नॉर्थ की तरफ भी बना सकता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि किसकी तरफ बना रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा थीटा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा, थीटा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब हो गया वेस्ट से साउथ की तरफ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या मतलब हो गया इसका, वेस्ट से साउथ की तरफ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा किसी बच्चे ने बैठे बैठे दिमाग लगाया, सर एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का। मैंने पूछा कौन सा तरीका है। अच्छा ये एंगल अगर थीटा है, ये बताओ बेटा ये टोटल एंगल कितना होगा, 90। बिल्कुल भूपेंद्र 90 होगा। अच्छा ये 90 डिग्री एंगल है तो ये कितना आएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। बिल्कुल बेटा 90 माइनस थीटा आएगा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा, तो आपके पास एक और तरीका आ गया रिप्रेजेंट करने का। मैंने बोला F3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F3 वेक्टर इज इक्वल टू 25 न्यूटन कॉमा लगा के डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या बेटा, देखो ये जो वेक्टर है वो साउथ से कितना एंगल बना रहा है बेटा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा किसकी तरह बना रहा है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरह बना रहा है। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, अच्छा आंसर कर दो, क्या लिखोगे डायरेक्शन में, 90 माइनस थीटा वेस्ट ऑफ साउथ। बिल्कुल बेटा 90 माइनस थीटा वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ
वेस्ट ऑफ साउथ, ये हो गया तरीका रिप्रेजेंट करने का। ये आपने तरीका लिख दिया रिप्रेजेंट करने का। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. अब एक छोटी सी चीज और सुनो, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और सुनो। मान लो मैंने लिख दिया F4 वेक्टर, इधर की तरफ है ये F4, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे 35 न्यूटन, 35। पर ये यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा? 45। अगर ये यहाँ से 45 बना रहा है तो इधर भी कितना बनाएगा? 45। बिल्कुल बेटा 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब मुझे इस F4 को रिप्रेजेंट करना है, इस F4 वेक्टर को। बताओ। 45 N. एन नहीं बोलना, न्यूटन। 35 Newton north to west, north of west. नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अच्छा, एक बच्चे ने नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोला, और बताओ। 45 degree north of west. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने West. क्या, आप बच्चों ने क्या बोला? देखो यहाँ पे आपने बोला है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एन ऑफ डब्ल्यू, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा है सर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी लिख सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा। ये दोनों सही हैं, ये दोनों तरीके गलत नहीं है, दोनों तरीके सही हैं। पर इससे भी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। वो रिप्रेजेंटेशन क्या बेटा? सुनो यहाँ पे कि ये जो वेक्टर है वो दोनों से इक्वल एंगल बना रहा है, दोनों डायरेक्शन से। जब इक्वल एंगल बनाता है तब डायरेक्शन को मैं कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो किस किस से इक्वल एंगल बना रहा है बेटा? नॉर्थ और वेस्ट से। तो नॉर्थ डैश मैंने वेस्ट लिख दिया बेटा, मैंने नॉर्थ और वेस्ट एक साथ में लिख दिया डैश लगा के। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों से इक्वल एंगल बनाता है तो कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें एक और तरीका ये है, आप सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, क्या हुआ बेटा? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही? ऐसा सभी बच्चों के साथ हो रहा है, एक ही बच्चे के साथ हो रहा है? Sir, आ रही है। बिल्कुल आ रही है। अच्छा, किसके साथ नहीं आ रही बेटा? एक बार वापस से लॉगिन करें नैन्सी, आपके जहां पे स्क्रीन नहीं आ रही एक बार वापस से लॉगिन करें, ठीक है? सुने बेटा, आगे आगे देखो, ये तरीका समझ में आ गया डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का? Yes, sir. ओके। अब Yes, सुने यहाँ पे, sir. ये तरीका कब यूज करना है? तब यूज करना है जब दोनों से क्या करे बेटा? इक्वल एंगल बनाए। क्लियर होगी बात? अब सुनो यहाँ पे, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को अच्छे से समझना है ना, इस एग्जांपल को अच्छे से समझना कि आपको क्लियरिटी हो जाए कि यार ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है? देखो मैं मैप बना रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा बनेगा नहीं वैसे तो, पर फिर भी मैं कोशिश कर लेता हूँ। बेकार बना बिल्कुल, ये बन गया है। ये मान लो इंडिया का मैप है, पर है नहीं यार, मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है? इधर की तरफ बेटा नॉर्थ है, और इधर की तरफ साउथ है, और इधर की तरफ ईस्ट ले लिया बेटा, और इधर की तरफ वेस्ट ले लिया, ठीक है? सुनना यहाँ पे, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि यार ये जो डायरेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे एक बात बता दो छोटी सी, डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर है? Scalar quantity. Vector. बिल्कुल आरती, बिल्कुल सही आंसर किया बेटा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो होता है ना बेटा, डिस्टेंस वो होता है स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। सुनो यहाँ पे, मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोटा यहाँ पे, मैं यहाँ से बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप कहाँ पे बैठे हो? मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा कि बच्चे कहाँ पे बैठे हैं, तो मैंने बता दिया कि यहाँ से इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने लिख दिया 200 किलोमीटर, और ये जो डायरेक्शन बना रही है बेटा, ये वेस्ट से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? तो इस बेड लोकेशन पे कोटा से बैठा बैठा मैं आपकी अगर ये लोकेशन टाइप करूंगा तो मैं एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पे पहुंचूंगा। अब देखो इस डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे कैसे? इस डिस्प्लेसमेंट को मैं एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एस वेक्टर। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? मैग्नीट्यूड। बताओ क्या लिखूंगा? 200 किलोमीटर। बिल्कुल बेटा 200 किलोमीटर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन बताओ? 60 डिग्री बना रहा है वेस्ट से। 60 degree of north of west. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट।
60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये आपका आंसर हो गया बेटा। अगर मैं इस लोकेशन का यूज करूंगा, गूगल मैप पे यूज करता हूं, तो मैं एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पे जाके पहुंचता हूं। इसका मतलब इस डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप 200 किलोमीटर लिख दोगे तो बहुत सारे तरीके हैं 200 को बताने के, इधर भी 200 जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, ठीक है। इनके बीच में भी बहुत इनफाइनाइट लोकेशंस पॉसिबल है 200 किलोमीटर की। पर अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है तो मुझे विद डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके